नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है KBC 16 के 4th ग्राउंड ऑडिशन जो 8 जून 2024 को दिल्ली में हुआ। उसके जीके टेस्ट के सभी 20 सवाल व उनके जवाब डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो में शामिल होंगे। सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि पाई एक इरेशनल नंबर है जो कि सही है, लेकिन उसमें एक इन्फॉर्मेशन ये ऐड करें या करेक्ट करें कि 22/7 एक रैशनल नंबर है जबकि पाई का वैल्यू इरेशनल नंबर है। 22/7 को डिवाइड करने पर 3.142857142857 आता है जो कि रिपीटेटिव नंबर है आफ्टर डेसिमल, यानी इसी तरह आगे रिपीट होते रहेंगे। इसीलिए 22/7 रैशनल नंबर है और 22/7 और 3.14 दोनों पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की वैल्यू के लिए कोई भी एग्जैक्ट फ्रैक्शन नंबर नहीं है। पाई की वैल्यू के लिए अप्रोक्सीमेट फ्रैक्शन का सीरीज ये आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पाई की एक्यूरेट वैल्यू के बढ़ते क्रम में। सिर्फ ये ध्यान दें कि पाई का वैल्यू इरेशनल नंबर है जबकि 22/7 रैशनल नंबर है। अब वीडियो का पहला सवाल, इनमें से किसे देखने के लिए आपको एक अलग देश में जाना पड़ेगा? आईफिल टावर, टावर ब्रिज, बकिंगम पैलेस, बिग बैन। तो इसका सही उत्तर आएगा आईफिल टावर, क्योंकि ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है और बाकी तीनों लंदन, इंग्लैंड में है। आईफिल टावर जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में सीन नदी के तट पर लोहे से बना जालीदार टावर है। एक ये क्वेश्चन भी बन गया यहाँ पर कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो सीन नदी तट पर। इसका नाम इंजीनियर गुस्ताव आईफिल के नाम पर रखा गया है, जिनकी कंपनी ने आईफिल टावर का डिजाइन और निर्माण किया 1887 से 1889 के बीच। 1889 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शताब्दी वर्षगांठ पर, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 100 वर्ष पूरे होने पर पेरिस वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया गया था और तब ये आईफिल टावर बनाया गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से 1799 के बीच हुआ था और यही गुस्ताव आईफिल ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मेटल फ्रेमवर्क भी बनाया था, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में लिबर्टी आइलैंड पर स्थित तांबे की प्रतिमा है, डिजाइन बाय फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी, जिसे 1886 में फ्रांस के लोगों की ओर से अमेरिका को उपहार में दिया गया था। इस प्रतिमा के दाएं हाथ में एक मसाल और बाएं हाथ में एक टेबलेट है जिस पर अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की तिथि जुलाई 4, 1776 रोमन नंबर्स में लिखी हुई है। और ये टावर ब्रिज थेम्स नदी पर बना है लंदन में। तो लंदन किस नदी तट पर स्थित है? तो थेम्स नदी के। और ये बकिंगम पैलेस वेस्टमिंस्टर लंदन में स्थित है, जो रॉयल रेसिडेंस है। यूके के सम्राट का प्रशासनिक मुख्यालय है। वर्तमान में यूके के सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय, जो एलिजाबेथ II के पुत्र हैं। और ये बिग बैन की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वेस्टमिंस्टर पैलेस जो यूके की संसद भवन है के नॉर्थ एंड पर स्थित है लंदन में। ये क्लॉक टावर में विशाल घड़ी की बड़ी घंटी का उपनाम है बिग बैन, यानी ग्रेट बेल इज बिग बैन। और इस टावर को क्लॉक टावर या एलिजाबेथ टावर भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो किस पार्टी से हैं? रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक, कंजर्वेटिव, लेबर। तो इसका राइट आंसर कंजर्वेटिव। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। ये ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बनने वाले। इनकी पत्नी का नाम अक्षता मूर्ति है, जो मल्टीनेशनल IT कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर NR नारायण मूर्ति और शिक्षिका, लेखिका, परोपकारी व राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति की पुत्री है। यानी नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के दामाद हैं यूके के फॉर्मर PM ऋषि सुनक, जिनका कार्यकाल रहा 2022 से जुलाई 2024 तक। नेक्स्ट, साकेत और भरत भारती किस लेखक की रचनाएं हैं? प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर तो मैथिली शरण गुप्त है। और ये सेम क्वेश्चन 2022 के ऑडिशन में पूछा भी गया था, इसीलिए 2022 के ऑडिशन क्विज़ेस के वीडियो में ये सेम क्वेश्चन के साथ इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वंश मौर्य वंश से पहले आया था? गुप्त वंश, पल्लव वंश, मुगल वंश या शिशुनाग वंश? तो मौर्य वंश का शासनकाल ईसा पूर्व का है। ईसा की 4वीं शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच शासनकाल रहा है मौर्य वंश का। और मौर्य वंश के पहले नंद वंश था और नंद वंश के पहले शिशुनाग वंश था। तो राइट उत्तर शिशुनाग डायनेस्टी, जिसका शासनकाल 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व के बीच रहा, यानी 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच। और अन्य ऑप्शंस में मुगल वंश है, जो अभी अंग्रेजों से जस्ट पहले का राजवंश है, 16वीं सदी से 19वीं सदी के बीच। और गुप्त वंश का हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिटेल देखी थी,
3री से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच शासन रहा। और पल्लव राजवंश जो दक्षिण भारत का राजवंश था, ईस्वी की 3री से 9वीं सदी के बीच शासन रहा। ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बृहद्रथ है। ये वंश इम्पोर्टेंट है और एफएफएफ की तैयारी के लिए भारत में मौर्य वंश से पहले और बाद में के कुछ राजवंशों का क्रम याद कर लीजिए। हरेक वंश और फिर हरेक वंश के बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश और फिर शुंग वंश और फिर कण्व वंश। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार, जिन्हें राजा श्रेणिक भी जाना जाता है, और उसके अंतिम शासक नागदशक, और शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग व अंतिम शासक नंदीवर्धन, जिन्हें महानंदिन भी जाना जाता है, और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद और अंतिम शासक धनानंद, और शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र व अंतिम शासक देवभूति। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व व अंतिम शासक सुशर्मा। नेक्स्ट, अगरतला किस राज्य की राजधानी है जिसकी सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से लगती है? पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर त्रिपुरा राज्य है, जिसकी सीमा सिर्फ 2 भारतीय राज्य असम और मिजोरम से लगती है और बाकी 3 दिशाओं में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसी तरह की जानकारी का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, स्टेट बाउंड्री वाला। आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र या स्टेशन कहाँ पर है? रावत भाटा, कुड़नकुलम, नरोरा, कल्पका। तो इसका सही जवाब रावत भाटा। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, कमीशन इन 1973, जो चंबल नदी राणा प्रताप सागर बांध के पास बना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कभी भी किसी नदी के किनारे या समुद्री तट के पास बनते हैं, इसीलिए ये भी पूछा जा सकता है कि वे किस नदी तट या समुद्री तट पर बने हैं। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक या फिर आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम तो डॉक्टर एच.जे. भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा। और अगर पूछा जाए कि भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और अरब सागर के तट पर 1969 में कमीशन किया गया। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिनका उपयोग कर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, और एक एटॉमिक पावर स्टेशन पर 1 से अधिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया, तो अप्सरा, जो अगस्त 1956 में बार्क के ट्रॉम्बे कैंपस में शुरू हुआ था, जिसे डिजाइन किया गया होमी जहांगीर भाभा द्वारा, जो भारत ही नहीं एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर था। ध्यान देना, रिसर्च रिएक्टर था ये, इसमें कमर्शियली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की जा रही थी। एंड द नेम अप्सरा वाज कॉइन्ड बाय देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत में कुल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ऑपरेशनल। पहला हमने देखा तारापुर वाला, और सेकंड है रावत भाटा राजस्थान वाला, और तीसरा मद्रास न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो 1984 में कमीशन किया गया बंगाल की खाड़ी के तट पर, जो चेन्नई से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित कल्पकम तमिलनाडु में स्थित है। और उसके बाद नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो नरोरा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा नदी के किनारे, कमीशन इन 1991। और फिर काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो सूरत के पास गुजरात में स्थित है, तापी या ताप्ती नदी के तट पर उकाई बांध के पास 1993 में कमीशन किया गया। देन केगा एटॉमिक पावर स्टेशन, केगा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, 2000 से चालू है और कादरा बांध काली नदी के पास बना है। और 2013 में कमीशन किया गया कुडनकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन, जो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के कुडनकुलम में स्थित है। इसका लोकेशन आप मैप पर देख सकते हैं, जो भारत का सदर्न मोस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन है और अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। लक्कादेव लक्षद्वीप सागर के तट पर बना। अगला प्रश्न, इनमें से क्या प्राकृतिक आवास में शेर का आहार नहीं होगा? जाइंट पांडा, अफ्रीकी भैंसा, जिराफ, जेब्रा। तो इसका सही उत्तर जाइंट पांडा आएगा, क्योंकि इसका प्राकृतिक आवास सिर्फ चीन में है और वहीं पर लायन का प्राकृतिक आवास सिर्फ अफ्रीका और भारत में है। ये मैप पर जो ब्लू पार्ट आप देख पा रहे हैं, वर्तमान में यहाँ पर ही लायन का नेचुरल हैबिटेट है। और जाइंट पांडा के अलावा अन्य तीनों ऑप्शंस के एनिमल सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। और भारत में एशियाटिक लायन सिर्फ गुजरात राज्य के गिर नेशनल पार्क और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। और गुजरात राज्य का राजकीय पशु भी यही एशियाई शेर है। नेक्स्ट, कर्नाटक और तमिलनाडु में इनमें से कौन सा पेड़ लगाया जाता है जो खुशबू देता है? बरगद, अशोक, चंदन, ताड़।
तो इसका सही जवाब चंदन आएगा, जो कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष भी है। और ताड़ तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष है और अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। वहीं बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और मध्य प्रदेश और गुजरात का स्टेट ट्री है। नेक्स्ट, इनमें से किसे बांग्ला का साहित्य का सम्राट के रूप में जाना जाता है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्र टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो करेक्ट आंसर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज नोन एज द साहित्य सम्राट ऑफ बंगाली लिटरेचर, जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत बंगाली उपन्यास आनंद मठ के लेखक हैं, पब्लिश्ड इन 1882। और इस उपन्यास में भीषण अकाल व सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है, जो ब्रिटिश भारत के बंगाल में 18वीं सदी के अंत में हुआ था। और हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी लोकप्रिय हुआ था, इसे आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। आनंद मठ के अलावा उनके साहित्यिक कार्य राजमोहन स्वाइफ, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी चौधुरानी और पेशवृक्ष, जिसमें से राजमोहन स्वाइफ सिर्फ इंग्लिश नॉवेल है, बाकी सभी बंगाली। और रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्यिक कार्य का जिक्र मैं पहले भी भारतीय नोबेल विजेताओं वाले वीडियो में भी कर चुकी हूँ। और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रमुख रचनाओं में देवदास, परिणीता, श्रीकांत, ये सभी बंगाली रचनाएं हैं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। छात्र जीवन में ही इनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से प्रभावित होकर संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि दे दी। इनके द्वारा लिखी पुस्तकों में वर्णो परिचय, जो आज भी बंगाली वर्णमाला सीखने की पहली पुस्तक के रूप में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इन्होंने कई किताबें लिखी है, जिनमें विधवा पुनर्विवाह व बहुविवाह पर भी किताब लिखी है। इन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के उत्थान में लगा दिया। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश भारत में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और अपने इकलौते पुत्र नारायण चंद्र बंदोपाध्याय का विवाह भी एक विधवा से करवाकर एक व्यक्तिगत उदाहरण भी प्रस्तुत किया। और नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कई बालिका विद्यालय खोले। विद्यासागर की मृत्यु के कुछ समय बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में श्रद्धा पूर्वक लिखा। यह आश्चर्य की बात है कि भगवान ने 40 मिलियन बंगालियों को पैदा करने की प्रक्रिया में एक आदमी को कैसे पैदा किया। अगला प्रश्न, 1942 में भारत आए रिचर्ड स्टैफर्ड का अंतिम नाम इनमें से किसको संदर्भित करता है? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन। तो राइट उत्तर क्रिप्स मिशन। सर रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स 1942 में भारत आए थे क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष के रूप में। मिशन का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना, जिसकी विफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। क्विट इंडिया मूवमेंट पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न, मिस्र की सभ्यता के अनुसार इनमें से डैश नदी मिस्र का वरदान है? तो करेक्ट आंसर रिवर नाइल या नील नदी। नील नदी को मिस्र का वरदान या उपहार कहा जाता है, क्योंकि ये मिस्र की जीवन रेखा है। नील नदी के बिना मिस्र एक रेगिस्तान होता। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास भी इसी नदी घाटी में हुआ और मिस्र की राजधानी कायरो या काहिरा भी इसी नदी के किनारे बसा है। इसका उद्गम स्थल विक्टोरिया लेक श्वेत नील नदी के रूप में 6650 किलोमीटर लंबी नील नदी मिस्र समेत अफ्रीका के 11 देशों से होकर बहती है और भूमध्य सागर में मिल जाती है। अगला प्रश्न, बुर्ज खलीफा में अरबी शब्द बुर्ज को इनमें से किस नाम से बेहतर जाना जाता है? यानी अरबी शब्द बुर्ज का मतलब क्या होगा? तो राइट आंसर टावर। अरबी में बुर्ज का मतलब टावर है और ये बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची संरचना या इमारत है विद हाइट 828 मीटर, जो यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के शहर दुबई में स्थित है। और इसका नामकरण यूएई के पूर्व राष्ट्रपति या शासक या बुर्ज खलीफा के निर्माणावधि के समय यूएई के शासक या राष्ट्रपति शेख खलीफा के नाम पर रखा गया है, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और यूएई की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी ही है। कैपिटल अबू धाबी और मुद्रा यहाँ की दिरहम है और ये यूएई का नेशनल फ्लैग है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यूएई के पुरुषों की पारंपरिक पोशाक को कंदूरा व महिलाओं की पारंपरिक पोशाक को अबाया कहते हैं। और ये अमीरात या इमिरेट्स भी अरबी शब्द ही है, जिसका अर्थ क्षेत्र या प्रांत और अमीर यानी वहां का शासक। और ये यूएई 7 अमीरात प्रांतों या क्षेत्रों के संघ से गठित देश है।
यूएई के अमीरात पर ये क्वेश्चन केबीसी 14 2022 में 3,20,000 के लिए पूछा गया था कि इनमें से कौन संयुक्त अरब अमीरात को बनाने वाले 7 अमीरात का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर तो अबू सिंबल है। अब हम 7 अमीरात के नाम देख लेते हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रस अल खेमा, फुजेरा, अल क्वैत और अजमान। जैसा आप मैप पर देख पा रहे हैं, एरिया वाइज सबसे बड़ा एमिरेट्स है अबू धाबी और स्मॉलेस्ट है अजमान। 2 दिसंबर 1971 में यूके से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और तब 6 अमीरात संघ में शामिल हुए थे और 7वां अमीरात 1972 में शामिल हुआ और वो था रस अल खेमा। यूएई की 2 ध्वजवाहक यानी नेशनल एयरलाइन में से एक का नाम एमिरेट्स ही है, एमिरेट्स एयरलाइंस, और दूसरी एतिहाद एयरवेज। एमिरेट्स का अर्थ मैं पहले ही बता चुकी हूँ और अरबी शब्द एतिहाद का मतलब होता है यूनियन यानी संघ, संगठन। संयुक्त अरब अमीरात की थल सीमा ओमान एंड सऊदी अरब से लगती है। वहीं इसकी सीमा पर जल निकाय हैं गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी। इस फारस की खाड़ी में दुबई में पाम जुमेरा नामक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए गए हैं जो कृत्रिम द्वीपों का समूह है, पाम ट्री के शेप में बनाया गया है, इसीलिए द पाम जुमेरा नाम दिया गया है। जुमेरा का अरबी में अर्थ होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। और दुबई में एक मिरेकल गार्डन है जो विश्व में प्राकृतिक फूलों का सबसे बड़ा उद्यान है। दुबई अमीरात की रूलिंग रॉयल फैमिली है हाउस ऑफ मक्तुम घराना। ध्यान देना, ये दुबई के शासक हैं, यूएई के नहीं। और इसी तरह अमीरात अबू धाबी का शाही शासक परिवार है नाहयान घराना और वर्तमान शासक है अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो अबू धाबी के शासक हैं और यूएई के राष्ट्रपति हैं। और दुबई अमीरात के वर्तमान शासक हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तुम जो दुबई के शासक हैं और यूएई के प्रधानमंत्री हैं। इनकी लिखी पुस्तक का नाम है माय विजन चैलेंजेस इन द रेस फॉर एक्सीलेंस। और दुबई को रेगिस्तान से पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित करने का श्रेय भी मक्तुम शासकों को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न, लखनऊ के नवाब के काल में इनमें से किस नृत्य का सबसे ज्यादा उद्बोधन हुआ? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली। तो सही जवाब कथक। अवध के नवाब वाजिद अली शाह जो संगीत के उदार संरक्षक और प्रतिभाशाली संगीतकार थे के संरक्षण में शास्त्रीय नृत्य कथक एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ। कथक यानी कथाकार, कहानीकार, कथा कहने वाली भारतीय नृत्य शैली। इसके 3 प्रमुख घराने हैं, लखनऊ, बनारस, जयपुर घराना, और एक चौथा घराना और याद रख सकते हैं, रायगढ़ घराना। भारत के शास्त्रीय नृत्य व उनकी उत्पत्ति राज्य की लिस्ट देख लेते हैं। तो कथक उत्तर भारतीय नृत्य है, उत्तर भारत से इसकी उत्पत्ति हुई। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से, कथकली केरल से और कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है। मणिपुरी की मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरल से और ओडिसी ओडिशा से, सत्रिया नृत्य असम से और एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य छऊ या छौ जो पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड में उत्पन्न नृत्य है। इसकी 3 शैलियां हैं जिनके नाम उसके प्रदर्शन के स्थान के नाम पर रखे गए हैं। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और ओडिशा का मयूरभंज छऊ। अब ये इजी से क्वेश्चन आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। एक है कि इसमें से किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो का रंग काला होता है? तो ट्विटर एक्स के लोगो का रंग काला होता है और बाकी के ऐप का भी आप लोगो स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक ये मुहावरे वाला क्वेश्चन है, ठेंगा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साफ मना कर देना, इनकार कर देना या मना कर देना। और एक क्वेश्चन ये जीआई टैग से रिलेटेड, हिमाचल प्रदेश के लाहौली बुने हुए मोजे और दस्ताने के साथ चंबा की किस गर्म वस्तु को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ? तो चंबा रुमाल को 2009 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है और चंबा के चप्पल को भी जीआई टैग मिला हुआ है 2022 में। 3 पिक्चर बेस्ड सवाल थे तो वो देख लेते हैं। तो ये तस्वीर दिखाकर पूछा कि इस बिजनेसमैन को पहचाने। तो ये तस्वीर मुकेश अंबानी जी की है, तो राइट आंसर मुकेश अंबानी हो जाएगा। और फिर रतन टाटा, अजीम प्रेमजी और अनिल अंबानी की भी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये तस्वीर दिखाकर पूछा है कि इनका प्रोफेशन क्या है। तो ये नेहा कक्कड़ सिंह की तस्वीर है जो एक प्लेबैक सिंगर है। और एक तस्वीर ये दिखाकर पूछा कि ये खिलाड़ी किस आईपीएल टीम के लिए नहीं खेले। तो ये तस्वीर क्रिकेटर शिखर धवन की है जिन्हें गब्बर निकनेम से भी जाना जाता है। ये अब तक सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नहीं खेले हैं आईपीएल में। और ये स्क्रीन पर आप करण का एक क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और इस ऑडिशन में करण के क्वेश्चन ना के बराबर आए हैं
और मैं फिर कहना चाहूंगी कि केबीसी की प्रिपरेशन के लिए ऑडिशन क्विजेस काफी इम्पोर्टेंट होते हैं और केबीसी को टीवी पर देखने की आदत बनाएं ताकि आपके क्षेत्र में टीआरपी ज्यादा हो और आपको कॉल आने की संभावना बढ़ती जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें या नहीं, शेयर अवश्य करें और वीडियो से संबंधित अपने विचार या सजेशन कमेंट में लिखें। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस और केबीसी से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।